पाकिस्तान की रियासत का ऑफिशियल स्लोगन है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस टाइम इन्होंने अपना नरेटिव मैनेज कर लिया था। 1971 की लड़ाई भी और जितनी भी कारगिल की लड़ाई भी इन्होंने काफी हद तक नरेटिव को मैनेज किया था पाकिस्तान में। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने की पाकिस्तान के जहादी बिजनेस से लेके हमास के लोगों का, जब वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में देखे गए। देखें, ये जो विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ये जो टर्मोइल चल रहा है, मैं इसका एक ही सोल्यूशन देख सकता हूं कि सऊदी अरब को आगे आना पड़ेगा। पहली चीज तो सर, जो ईरानियंस, जो लिबरल ईरानियंस हुआ सेटल्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, यूएसए, I just want to ask them one thing, that they're very good at orating and the speeches that, freedom for Iran. Why don't they not pack their bags and go and fight this war voluntarily? Join the Kurds, join the Peshmerga people, है ना, as volunteers, go fight. पाकिस्तान की रियासत का ऑफिशियल स्लोगन है जहाद फी सबीलिल्लाह। और मैं ये सोचता हूं कि आज के मॉडर्न जमाने में जब सोवरेन स्टेट्स का काम सिर्फ अपनी बाउंड्रीज की, अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, तो ये वर्ल्ड वाइड जहाद फी सबीलिल्लाह क्यों एक देश की आर्मी ने अपना स्लोगन रखा हुआ है? आई डाउट कि ये स्लोगन इवन सऊदी अरब का भी नहीं है। तो ये है वो बातें कि जहाद जो पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया में फैल रहा है, चूंकि अल्लाह के नाम पे ये जहाद कर रहे हैं। कौन सा अल्लाह? खुद अरब इनको मानते नहीं, मुसलमान। तो ये वो बातें हैं। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, मेजर समीर तूर जी। बहुत ही बढ़िया इंसान, इनका चर्चा मैं इधर उधर देखता रहता था, सुनता रहता था। रिसेंटली इनका शो मैंने अपने भाई संजय दीक्षित जी के साथ देखा। इनका क्लैरिटी ऑफ थॉट, इनकी इन डेप्थ ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, मैंने इनसे विनती की कि मुझे समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल मेजर साहब, आपने वक्त Sir, निकाला। Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, and Eid Mubarak to all. It's an auspicious day for everyone, and blessings of the gods to everyone on earth. पाकिस्तान आर्मी कहती है कि जहाद फी सबीलिल्लाह। अब जहाद की जरूरत तो खत्म हो गई सदियों पहले। अब तो वो सिर्फ अपनी बाउंड्रीज की इन्होंने हिफाजत करनी है। ये बनता है एक सोवरेन स्टेट का काम। तो आप इन चीजों पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं, तो ये क्यों स्लोगन है ऐसा इनका? सर, एक्चुअली देखा जाए ओवर द इयर्स जितनी जंगें पाकिस्तान फौज ने लड़ी हैं, और उस टाइम इन्होंने अपना नरेटिव मैनेज कर लिया था। 1971 की लड़ाई भी और जितनी भी कारगिल की लड़ाई भी इन्होंने काफी हद तक नरेटिव को मैनेज किया था पाकिस्तान में। बट जैसे ही सर दौर गुजरता रहा, इंफॉर्मेशन एज बहुत ज्यादा, मतलब ओवरवेलमिंगली फैलती गई, एंड आज यूथ के पास मिनटों में उसके पास इंफॉर्मेशन तैयार रहती है कि चल क्या रहा है हजारों किलोमीटर दूर। मतलब हम तो उस जमाने के हैं कि एक इनलैंड लेटर में हम अपना खत लिखते थे, फिर स्टैंप लगाते थे, उसके पीछे अपना ओन एड्रेस लिख के लेटर बॉक्स में डालते थे, और उसमें भी पता नहीं कब 15 दिन बाद पहुंचती, उसके बाद रिप्लाई आता था। तो और फिर हमारे टाइम पे रेडियो को बहुत तवज्जो दी जाती थी। रेडियो, माय ग्रैंड पेरेंट्स, इवन शुरुआत माय यंगस्टर इयर्स, मैं रेडियो बड़ा मैंने देखा, घर में बहुत चलता था और गाने बड़े चलते थे उसमें, खबरें बड़े ध्यान से लोग सुनते थे क्योंकि टीवी नहीं अफोर्ड कर पाते थे। अब सर कहानी क्या है कि जिस तरीके से लोगों को धीरे धीरे पता चला कि कारगिल की लड़ाई में इन्होंने अपने रेगुलर फौजी रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। फिर कैप्टन कर्नल शेर खान
वो उनकी साइटेशन हमारे इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर साहब ने लिखी, that even enemies can show respect, and being a professional army, Indian army, हमने मतलब सराहना की कि यस, इट वाज अ हार्ड बैटल फॉट, एंड आपके ये पर्टिकुलर ऑफिसर एंड ये जवानों ने लड़ाई लड़ी आखिरी दम तक। मतलब देखिए सर, ओनली आर्मी और मैन ऑफ ऑनर वो रेसिप्रोकेट करके मानेंगे कि हाँ, मेरा ओपोनेंट भी उतने ही टक्कर का था जितना हमें टफ माना जाता है। तो तब हमें मतलब इंडियन आर्मी को झटका लगा इतना बड़ा कि हाउ कैन यू लीव योर, आप अपने खुद के कैसे बंदे छोड़ के जा सकते हो। मतलब हमें उस टाइम हमारी रुएं दहल गई कि ऐसा ऐसी कौन सी फौज आ गई कि जिसका कोई असूल नहीं, किसी के प्रिंसिपल्स नहीं। मतलब हम तो ये मन के साथ रहते हैं कि फैमिलीज को क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। फॉर एवरी कंट्री द सोल्जर इज अ ऑनरेबल इंडिविजुअल इन द आईज ऑफ दैट कंट्री। तो हम तो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने। उसके बाद वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जिस तरीके से इन्होंने फिर वो शुरू किया, ब्लीड बाय 1000 कट्स, कौन मारे जा रहे थे? जिनके लिए ये आजादी की गुहार लगाना चाहते थे, ये उन्हीं को ही मार रहे थे टू क्रिएट एटमोस्फियर कि देखो यहाँ पे आतंकवादी हमले हो गए और इंडियन आर्मी का इनकाउंटर चल रहा है। ये वीडियोस का प्रोपोगेंडा मटेरियल बन के जाता था फिर और टू पाकिस्तान। वहां पे आतंकवादी तंजीमों को पढ़ाया जाता था कि देखो इनकाउंटर चल रहा है, पर वो नरेटिव बताते थे कि इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है, ये नहीं कि वहां पे मिलिटेंट और टेररिस्ट आ गए हैं, वो नहीं बताते थे। तो सर धीरे धीरे चीजें बाहर आई। फिर 92 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ इंडिया दाऊद इब्राहिम को इन्होंने पनाह दे के रखी है। आज पूरी दुनिया जानती है, उनका घर का एड्रेस भी पता है सबको कि उस शख्स का एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहता है वो, कराची में। ऊपर से फिर हाफिज शहीद हो गए, 26/11 करा दिया। फिर टिपिंग पॉइंट तब था जब 2025 जनवरी में हमने देखा कि हमास की डेलीगेशन के लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं, मुजफ्फराबाद में। तो उस टाइम मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्चुअली जागी कि इन्होंने अभी 2023 में कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने अक्टूबर 7 को अंजाम दिया है 2023। इन्हीं के ही ग्रुप का मतलब लीडर यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली पहलगाम हुआ एंड सेम रिजेम्बलेंस। आपने वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल पे इन्होंने हमला किया, वहां पे इतने सबसे ज्यादा म्यूजिक फेस्टिवल पे मारे गए बिकॉज इट वाज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट वाज अ टूरिस्ट इवेंट। पहलगाम टूरिस्ट लोकेशन, ऑल टूरिस्ट किल्ड। अब व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट, हमें व्हाट ट्रिगर्ड इंडिया, जो कलमे वाली बात कि आप कलमा पढ़ के सुनाओ। चलो कलमा भी पढ़ा दिया और मतलब हिंदू रेड कलमा ऑल्सो, ही न्यू द कलमा। उसके बावजूद द वे दे आइडेंटिफाई करने का जो उन्होंने प्रोसीजर कलमे के बाद भी जो फॉलो किया, दैट वाज लाइक रेड फ्लैग कि भाई नहीं, ऐसे नहीं। तो ऑप सिंदूर में फिर क्या हुआ सर कि जिस ऑप सिंदूर में हम जितनी भी आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, 95% सभी पाकिस्तानी अवाम ने ही रिकॉर्ड की है और बकायदा उन्होंने नाम भी बताए हैं। खासकर वो तो बहुत फेमस वीडियो हो गई है कि अरे नूर खान बेस में थोड़ी देर पहले भी हमला हुआ था, ये दूसरा हमला हो रहा है। एंड आप कॉन्फिडेंस देखिए पाकिस्तान पब्लिक का कि जो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास था, उन्हें इतना भरोसा जरूर था कि उनकी सिविल लोकेलिटीज पे कोई बॉम्बिंग या कोई मिसाइल नहीं आके गिरेगी। इट विल बी प्रिसीजन गाइडेड एंड ओनली ऑन द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, जो आज की तारीख में जिसके खिलाफ अफगानिस्तान के सीनियर मोस्ट मौलवी ने फतवा जारी किया है।
कि इट इज अ रोग मिलिट्री एंड ये अपना बिजनेस चला रही है. इट इज नॉट अ मिलिट्री विच इज पैशनेट टू डिफेंड पाकिस्तान. इट इज अ मिलिट्री विच इज देयर फॉर बिजनेस. मतलब मैं तो हैरान हूं कि इनके सेकंड लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपया है. 1 लाख रुपया. मतलब इंडियन आर्मी में मेजर जब बनता है बंदा, मेजर रैंक जब हमें मिलता है ऑलमोस्ट इन 7 और 8 years ऑफ सर्विस, तब जाके हमारी तनख्वाह इस आंकड़े के आसपास होती है. इट डजंट, बहुत कम है कि इट क्रॉसेस दैट फिगर. इट रीचेज अप टू दैट. और वही पैसा एक सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी का ले रहा है. तो व्हाट अ लैविश लाइफ कि आप मतलब नए नए भर्ती हुए हो पाकिस्तान फौज में है, आपकी तनख्वाही इतनी ज्यादा है. तो जब कंफर्ट और सहूलियत इतनी ज्यादा हो जाएगी, और आप अगर अब ये जितने भी इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, बलूचिस्तान में कहते हैं ये किए हैं, केपीके में किए हैं, अब दुनिया से आप पूछें तो हमको तो इतना ही दिखता है कि बलूचिस्तान में नस्लकुशी की है. हमें तो इतना ही दिखता है कि खैबर पख्तूनवा में जब बॉम्बिंग हुई तो इनोसेंट बच्चियां और औरतें और गांव बूढ़ों की फोटोज आई. चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. अब अल जजीरा अफगानिस्तान में पहुंचा हुआ है और वो कवर कर रहा है इनकी बॉम्बिंग एट अ ड्रग रिहैब, जहां पे कि 400 मरीज मार दिए गए. अब ये वो फौज है जो कहती है कि आईएसआई सबसे अव्वल दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है. तो हाउ कैन दे गो सो रॉन्ग कि मतलब अगर ये एक मॉरल और प्रिंसिपल्ड फौज होती तो एक ड्रग रिहैब सेंटर पे क्यों बॉम्ब गिराते. ऊपर से यूरोपियन डेलीगेशन आया, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन विजिटेड द स्पॉट. उसने क्रिटिसाइज किया, कहा कि कोई ब्रीफिंग नहीं, दे डू नॉट हैव एनी नेम्स की कौन से लीडरों को मारना है. चलो, आपका दुश्मन तालिबान है, आप तालिबान की लीडरशिप पे के अगेंस्ट दुश्मनी निकलवाए ना. आप उनकी गवर्नमेंट फोर्सेस के खिलाफ लाइक मैन टू मैन लड़े. आप उनके निहत्थे लोगों को मार रहे. ऊपर से बाई एयर. अफगानिस्तान डज नॉट हैव अ एयर फोर्स. तो चलो, आपके पास एयर सुपीरियोरिटी भी है. आपको यह भी थ्रेट नहीं कि अफगानिस्तान के पास कोई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है कि एयर एसेट्स को खतरा हो. पर आपके पास इतनी तसल्ली करके आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं, तब भी आपने वही हॉस्पिटल चुना जहां पे कि 400 मरीज हैं. चलो, आई ऑल्सो एडमिट कि चलो 400 का आंकड़ा एग्जैजरेट हो गया, 180 तो कंफर्म्ड है बाय रॉयटर्स एंड बीबीसी. सो इट इज इररेलेवेंट. ऊपर से आई ऑल्सो वांट टू थ्रो सम लाइट सर. आपकी इकोनॉमी इज ऑन अ क्रैश कोर्स. इस दौरान आप प्राइवेट मतलब करोड़ों डॉलरों के आप प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं. आप करोड़ों रुपए की आप डिफेंडर गाड़ियों के ऑर्डर दे रहे हैं. साइमल्टेनियसली शहबाज शरीफ स्पीच देते हैं कि सभी सरकारी मुलाजिम और पॉलिटिशियंस की तनख्वाहें कम होंगी, सभी सरकारी गाड़ियों का चलना बंद होगा ड्यू टू ऑयल क्राइसिस, सिर्फ एसेंशियल व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड या कुछ सरकारी दस्ते वही चलेंगे. उसके बाद आपने लोगों का वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट कर दी. उसके बाद आपने ये भी अनाउंस किया कि वर्क फ्रॉम होम के अलावा कि फ्यूल प्राइसेस की अलॉटमेंट विल बी लिमिटेड. तो मतलब पेट्रोल भी और डीजल भी सबको नहीं दिया जाएगा. ऊपर से इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है. और फिर 23 मार्च को जो इनका सो कॉल्ड रिपब्लिक डे परेड होती है, इतना बड़ा सिंबॉलिक इवेंट आप उसे कैंसिल कैसे कर सकते हो. इज दिस अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑन अ रिपब्लिक डे. मतलब ऑस्टेरिटी ड्राइव है. आप थोड़ा, आप सिर्फ कुछ कुछ दस्ते मिलिट्री के दिखा दें वहां पे, आप कोई झलकियां दिखा दें, पर आपने तो वो पूरा ही रद्द ही कर दिया.
कि नो शो एट ऑल, तो इज दिस अ साइन ऑफ अ डिक्लेरेशन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई है? हैज द इकोनॉमी क्रैश्ड? आर दीज प्राइवेट जेट्स बीइंग परचेज ताकि पाकिस्तान के रिच एलीट बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियंस एंड हाई रैंकिंग टॉप ब्रास ऑफ द मिलिट्री, क्या ये उनका एक एस्केप का जरिया बनने वाला है जब सरकार गिरेगी और क्रैश करेगी? तो सर, इंटरनल टर्मोइल बहुत ज्यादा है। इंडस ट्रीटी का अबेयंस के बाद पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई है। आज 20 मार्च है, आने वाले 1.5-2 महीने में गर्मी ताबड़तोड़ पड़ने वाली है। तो आप खेती कैसे करेंगे और क्या उगाएंगे और खिलाएंगे क्या लोगों को? तो आपकी प्रायोरिटीज ही कॉकाइड है। अजय बांगा आए पाकिस्तान, जो आईएमएफ के चीफ हैं। आप वहां पे मुद्दे की बात देखिए, अजय बांगा जी ने साफ साफ पूछा कि आप अगर कर्जा ले रहे हैं तो आप कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए ले रहे हैं या किसके लिए ले रहे हैं? इन्होंने कहा कि जी हमें सस्टेन करना है। तो बेसिकली ये अपने लोन को चुकाने के लिए एक और लोन ले रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार ही नहीं किया कि आईएमएफ का पैसा लेके ये कोई इंडस्ट्री सेटअप करें, वो इंडस्ट्री से जॉब क्रिएशन हो और वहां पे आबादी को पूरा सेल्फ रिलायंट हो, उधर नौकरियां मिले हजारों की तादाद में, आप वो प्रोडक्ट को अपना एक्सपोर्ट करें, है ना? प्रोग्रेसिव सोच है ही नहीं। सस्टेनेबिलिटी पे इनकी सुई अटक चुकी है सर। जी मैं सब, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की और आपने पूरा नक्शा खींचा पाकिस्तान के हालात का, सर जहादिज्म पर से इसका ले। एक और पहलू है, इसका जी एक जी और, जी देयर इज वन मोर जी साइड टू इट। हाँ प्लीज। जी सर, जी मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब टू ओवरकम ऑल दिस केओस, जो ईरान के साथ आज की तारीख में हालात अनफोल्ड हो रहे हैं गल्फ में, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान। अगर वो अपना दिमाग लगाए और सोचे कि अगर उसे अपनी इकोनॉमी को ऑन ट्रैक लाना है तो उसे इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा, वेदर दे लाइक इट और नॉट। सऊदी अरेबिया ने 1 लाख पाकिस्तान सोल्जर्स की डिमांड की है फॉर फाइटिंग दी वॉर ईरान के खिलाफ, और ये लड़ाई होगी। जीसीसी ने, कतर के प्रिंस ने बोला है कि जिस बिजनेस पे उन्होंने $26 बिलियन लगाए, वो $26 बिलियन में से $20 बिलियन का परमानेंट नुकसान हुआ है। तो आर वी एक्सपेक्टिंग स्टिल दैट जीसीसी विल go to Iran, sit on a table and talk? I think the attacks which were done on the commercial assets of ये जो दोस्ताना गल्फ कंट्रीज थी, इनके ऊपर ईरान ने सुसाइडल ये हरकत की है, इनके कमर्शियल कैपिटल्स और बिजनेस पे हमला करके। तो अगर पाकिस्तान इस जंग में उतरता है तो एक जायज सी बात है कि प्रेशर बहुत रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी आपकी इंप्लोड हो चुकी है, सोशल स्ट्रक्चर में बहुत दरारें पड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल अरेस्ट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, अभी भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का दबदबा बना पड़ा है। इमरान खान अभी भी जेल में है, तरीके लबैक पे फायर खोल दिया इन्होंने। बलूचिस्तान में हम सबको पता है क्या चल रहा है, उसके बदले ऑपरेशन हेरॉफ हुआ। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अब अफगानिस्तान की लड़ाई के दौरान हजारों की तादाद में अफगान रेफ्यूजी जगह जगह इंपॉर्टेंट एसेट्स और लोकेशंस के पास पाकिस्तान में आज की तारीख में मौजूद है, वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर मैं गल्फ की इस पे जाऊं तो यदि पाकिस्तान फूक फूक के कदम उठा के अगर वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा, इस डिसाइसिव वॉर में हिस्सा लेगा फॉर अ पॉजिटिव आउटपुट, तो जायज सी बात है कि सऊदी अरेबिया तेल की गारंटी देगा पाकिस्तान को। उसके अलावा ईरान से भी एक पाइपलाइन जो पेंडिंग थी बड़े सालों से, वो भी पाकिस्तान में आई थिंक इट विल बी कंप्लीट। तो ये फायदा करवा सकता है पाकिस्तान अगर चाहे अपना। बट जिस तरीके से इन्होंने बलूचियों को मारा है, उनकी नस्लकुशी की है,
जिस तरीके से ये अफगानियों के साथ जिनको ट्रीट कर रहे हैं, इन्होंने खैबर पख्तूनवा के, है ना, पश्तूनों को भी नहीं बख्शा है। तो देखें, इन्होंने, इनके दुश्मन ज्यादा बन गए हैं। मतलब इनके पास बीएलए, बीएलएफ, बीआरए, टीटीपी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान में भी शिया पॉपुलेशन में के प्रोटेस्ट होने लग गए हैं, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, बिजली नहीं दे रहे हैं, है ना, टैक्सेशन ज्यादा लग रहा है। फिर बीआरजी करके एक ग्रुप है। ये पूरा एक इकट्ठी एक फौज है, इंक्लूडिंग द अफगान आर्मी। और 2021 से चाइना की एक कंपनी है ब्लोफिश, वो कामाकाजी ड्रोन्स और यूएवी बनाती है। और 2021 में जब इनकी डील हुई तालिबान के साथ, तो इन्होंने इन्हें ड्रोन भी दिए, ट्रेनिंग भी दी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट एक एक 2 रात या 1 दिन के लिए बंद रहा। और अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, वो ड्रोन के दम पे उन्होंने इनका एयर स्पेस बंद करवा दिया। तो देखे एसिमेट्रिक वॉरफेयर, है ना, अर्बन वॉरफेयर भी कहां तक पहुंच गया। तो देखें, उसके बाद आईएसआई का रोल देखें, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश ए अदल और आईएसकेपी, ये सारे के सारे तीरा वैली के अंदर इन्होंने रिहैबिलिटेट करके उधर रीसेटल करवाए हैं, ताकि एक तरतीब बने। और इन सबको ये अभी यूटिलाइज कर रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तक पाकिस्तान की जो मेन फौज है वो आगे नहीं आई है, वो अभी ये प्रॉक्सीज इनके जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, आपने अपने आप को ऑक्यूपाई करा लिया अफगानिस्तान की जंग में, पर आपने आईएसएफ में वादा किया था कि आप अपने सिपाही भेजेंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, उसमें भी आपको $1 बिलियन देने हैं, सबमिट करने, तो आप उसका मेंबर बनेंगे। उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिली है इनको। उसके बाद सऊदी अरेबिया को इन्होंने पहले तो 25,000 थे, अब कह रहे हैं कि 1 लाख सिपाही इन्होंने प्रॉमिस किए सऊदी अरब को। तो अभी तो हूतीस तो एक्टिवेट नहीं हुए, बिकॉज जिस दिन पाकिस्तान इस जंग में उतरेगा, उस दिन मतलब हूती एक्टिवेट हो जाएंगे, और हूती फिर कोई भी पाकिस्तानी शिप को इन गल्फ ऑफ एडन एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री पास नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये शिया के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप एक समझदार और मेच्योर फौज होती इनकी, तो ये इसे रिलीजियस नेम्स नहीं देते। दे शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम इट। आईआरजीसी भी इसी चक्कर में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई, बिकॉज दे वर ओवर रेडिकलाइज्ड। जितने भी फिदाइन दस्ते हैं आज की तारीख में आईआरजीसी के, वो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। ज़ैनब-यून ब्रिगेड, फतेह-यून डिवीजन, ये 2 सीरिया की शिया रिलेटेड टेररिस्ट तंजीमें हैं, सपोर्टेड बाय ईरान। एंड मैं हैरान हूं कि जितने देयर आर टोटल 13 शिया तंजीमें हैं जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है पूरे गल्फ में, और मैक्सिमम इराक के अंदर मौजूद हैं। इराकीज, मतलब सबसे ज्यादा जो लोकेशन है इनकी, मैक्सिमम आर लोकेटेड इन इराक। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कुर्दों के साथ अमेरिका ने पिछले 20-25 साल से झूठे अरमान दे रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा सर कि 6-7 महीने पहले जो कुर्द के जो फाइटर हैं वो अपने हथियार टर्की के मिनिस्टर्स को सबमिट कर रहे थे। एक देयर वाज अ बिग पिट जिसमें आग लगी थी, वो अपने एक्चुअल हथियारों को वो जलती हुई पिट में फेंक के आगे सरेंडर कर रहे थे। तो इधर इनके साथ धोखा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कुर्द इसके अंदर लड़ाई में आएंगे। पेशमर्गा वाले भी नहीं आने वाले। जो भी आएंगे वो बिल्कुल ही गरीब या हालत से मजबूर होंगे, जिसकी तादाद कही जा रही है कि दे आर अप्रोक्सीमेटली 3,000 पेशमर्गा एंड ये जो है इनके माइंड से स्किप हो गया, कुर्द। ये कुर्द रेबल्स जो हैं, तो कुर्द और पेशमर्गा वाले जो लोग हैं,
ये हैंडफुल ही है, मुश्किल से 3,000। अब ये 3,000 फाइटरों के साथ अब अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस जो ग्रीन बेरे आज आज टुडे 20 मार्च को आज सुबह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इनको लेके आई जा रहे हैं। क्या है कि कम से कम 6-7 हजार अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस बगदाद में उतरी है। अब ये जो 3,000 फाइटर हैं, ये वो हैं जो फ्रंटल अटैक और ओपनिंग क्रिएट करेंगे, जी जो रिकॉनेसेंस और रेकी और जो पहली गोली चलेगी ईरान की साइड से, उसको फेस करने के लिए इन्होंने ये 3,000 लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया है, जिसमें कुर्द भी है, पेशमरगा भी है। टोटल वहां पे 17 एथनिक ग्रुप्स हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वहां पे यूनिटी भी नहीं हो रही है, काफी लोग जी इस लड़ाई में हिस्सा भी नहीं ले रहे। तो सर उधर भी अनरेस्ट है, उधर भी टेंशन है। पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है अपने ट्विटर पे, आपको मैंने मैसेज में भी भेजा है, और मैंने बोला था कि ये जो हवाई हमले हैं अमेरिका के, ये फेज 1 है। ये अभी पहला दौर कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर इन्होंने इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद कर दिया है, इनकी क्रिटिकल पहाड़ियों के बीच में से जो मिसाइल लॉन्च पैड्स थे उनको बर्बाद कर दिया है, इनके टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन बर्बाद कर दिए हैं। तो जो की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक मुल्क का, जो लाइफलाइन के लिए यूज होता है, इन्होंने वो बर्बाद किया है। और कई जगहों पे तो जहां पे बहुत क्रिटिकल है कि वहां पे पब्लिक नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उन इलाकों के डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट, उनको बर्बाद कर दिया है एज अ मैसेज कि पानी नहीं होगा तो अवाम वहां से अपने आप ही दूर चली जाएगी छोड़ के। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने की, पाकिस्तान के जहादी बिजनेस से लेके हमास के लोगों का, जब वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में देखे गए, तो जिसको सो कॉल्ड वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो भारत की आंखें खुली। भारत की आंखें तो तभी खुल जानी चाहिए थी, आज से कुछ 30 साल पहले, जब दुनिया भर के जिहादी पाकिस्तान में जमा हो गए थे और सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने जहाद शुरू किया। एंड आई एम श्योर कि भारत की आंखें तभी खुल गई थी। और भारत तो पाकिस्तान के जहादी कारोबार को एक लंबे समय से जानता है। आपने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, उसके ज़माने के जो बॉम्बे टेररिस्ट अटैक थे, तब से भारत की आंखें खुली हुई हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आपने अभी जो नक्शा खींचा ईरान का, कुर्दिस्तान का, और वो सारे का सारा जो जहादी हब है, और ईरान की जो आपने बात की, ये सारी बातें आपने बड़े अच्छे ढंग के साथ जोड़ी। अब हमें ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड वाइड जहाद है, जिसका पाकिस्तान एक तरह से फाउंडर रहा, ये कह के कि जहाद फी सबीलिल्लाह, अब ये वर्ल्ड वाइड जहाद क्या स्प्रेड होगा लोन सेल्स के चक्कर में? क्या हम कैनेडियंस को, अमेरिकन को फिक्रमंद होना चाहिए कि अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो देखी होगी कि वो बेचारा अपनी तरफ से गुड जेस्चर देने के लिए एक मॉस्क में गया, और लोग वहां पे जिस तरह उन्होंने विरोध किया, उस बेचारे को एस्कॉर्ट करके बाहर लेके जाया गया। अब आप यकीन कीजिए, सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने कुछ साल पहले कहा था कि ये जो जहाद है ये यूरोप से और वेस्ट से फूटेगा, हमने तो इसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब ईरान की वजह से देखिए, अब ये जो वर्ल्ड वाइड मुसलमानों के सेंटीमेंट्स है ना, वो ईरान को हीरो समझ रहे हैं। ईरान एक वो जो F-35 अगर गिरा देता है ना किसी वजह से, हाँ, तो ये हाँ, समझते हैं कि ईरान साडा हीरो है, छा गया, वो है, वो ये है। इनको ये नहीं पता कि इनके कुछ 10,000 साइट्स पे हमले हो गए हैं। तो सर ये बताइए कि जहाद के आगे भारत को क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? क्या भारत की प्रिकॉशन होनी चाहिए? वेस्ट को होश आएगा या नहीं आएगा? और ये जहाद अब मिडल ईस्ट में कितना फैलेगा? क्योंकि अरब देश तो इस जहाद से बचना चाहते हैं। ईरान इस जहाद को एक्सपोर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान उसका साथ देना चाहता है। पाकिस्तान अरबों के साथ भी है, मगर पाकिस्तानी जनता के सेंटीमेंट्स ईरान के साथ है। अजीबो-गरीब ये भंबल-भूसा बना हुआ है। तो मेरे साथ इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वी शुड रिमेंबर आवर हिस्ट्री दैट पाकिस्तान पहले इंडिया का ही हिस्सा था। तो प्री 1947 हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इन्वेडर्स कहां से आते थे? पर्शिया से आते थे।
They came from the land of Iran, the Persian Gulf. They came, वो आए, उन्होंने अत्याचार किया पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था। हम सब ने इनको झेला है। इन्होंने काफी लूट भी मचाई है, कन्वर्जन्स भी कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिखिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखिए सर, एक टाइम पे पूरे इंडिया में फारसी वाज द फर्स्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब भारत में फारसी बोली जाती थी। तो सोचे इन्वेडर्स यही रहे हैं पहले से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी ये आपका अभी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है, लेट मी टेल देम वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, you including me are brown skin and yellow skin, we are not white, and just do not forget कि जब एक गोरा नस्लकुशी पे आएगा ना, हिटलर को सबने देखा है क्या उसने हरकत की। गोरे नहीं देखेंगे कि भाई ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, नथिंग। वो एक ही चीज, या तो वो मारेंगे, काटेंगे, या फिर आपको भगा देंगे, सिंपल एंड स्ट्रेट। एंड मैं आपको बता रहा हूं, देयर विल बी अ टाइम वेयर रिवर्स इमिग्रेशन विल हैपन। हम सबको अपने अपने मुल्कों में इवेंचुअली जाना पड़ेगा, यदि हमने ये जो जिहाद का जो कॉल किया है पाकिस्तान आर्मी ने, यदि ये तूल पकड़ गया, इफ इट कैचेस मोमेंटम, इफ इट कम्स इनटू रियलिटी, तो इट विल बैकफायर, इट विल किसी का। और मैं एक और चीज बताऊं, ये जो जिहाद के कॉल पे जो जिहाद करने जाते हैं, हु आर दीज पीपल? इन लोगों के पास ना नौकरियां हैं, इनके पास ना फैमिलीज हैं। मतलब या तो हम कहें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उमार मुख्तार, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, और लिबियन वॉरलॉर्ड, ठीक है, ही फॉट फॉर अ फेयर एंड जस्ट कॉज, क्योंकि इटालियन फोर्सेस ने लिबिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। ये बिदोइन होते थे, इनके जो पानी के कुएं हैं उनके अंदर सीमेंट डाल दिया जाता था, इनका अनाज जला दिया जाता था, और जो भी मेल होते थे 30 बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 28, वो यंग मेल्स को एग्जीक्यूट करते थे गांव गांव जाके, कि इनकी रेजिस्टेंस के लिए इनके पास बंदे ना मिले। और इन्हें तभी बिदोइन देश टू, हमेशा वो कहीं एक जगह रुकते ही नहीं थे, वो जगह जगह जाते थे, दे वर लाइक ट्रैवलर्स। 20 साल तक उन्होंने मुसोलिनी और जनरल ग्राजियानी के नाक में दम करके रखा था कि लीव लिबिया एंड गो अवे। उसको अगर हम जिहाद बोले, इट इज जस्टिफाइड कि भाई आपका मुल्क, आपकी जमीन, आपकी सरहद, और यदि आपके परिवार को खतरा है बाहर, बाहर के किसी अनजान बंदे से या मुल्क से या किसी बाहर की मुल्क की फौज से, तो आप जिहाद करें तो वो थोड़ा जस्टिफाइड भी लगता है कि यस, वी आर फाइटिंग टू सेफगार्ड आवर मदरलैंड, आवर फैमिलीज, और वी आर प्रोटेक्टिंग आवर रिलीजन। पर यहां पे इतना रैंडमली आप ऐसे बोल रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी दोज हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट, हु डू नॉट हैव एनी एम एंड मिशन इन लाइफ, और जिन्हें वाकई कोई काम नहीं है, वो ही हथियार उठाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी, और कोई मकसद ही नहीं है उनका। तो कहेंगे सबसे आसान चीज है कि हथियार उठाओ, और वहां जिहाद का कॉल किया है, तो इन द नेम ऑफ जिहाद, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द होली होली कुरान, तो हम जिहाद करने निकल गए। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस क्या ये ताल्लुक रखता है उन चीजों को लेके जो मैंने अभी जिक्र की है? तो यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इनोसेंट। तो जब अब मैं बता रहा हूं सर कि जो नरेटिव अभी बोला है,
अब ये जिहाद की कॉल को काउंटर करने के लिए गोरे हावी होने वाले हैं। द वाइट विल बिकम वेरी अग्रेसिव, और फिर ये जो नरेटिव बनाया है पाकिस्तान आर्मी ने, वो ये जो फॉल्स नोशन के साथ बनाया है, वो अपने आप ही सच साबित हो जाएगा जब जी गोरे इनसिक्योर फील करने जी लगेंगे इस कॉल को लेके। जी तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू टेक अ वेरी कॉन्शियस कॉल। एंड मैं तो इतना ही कहूंगा कि बी गुड एंड डू गुड, सर्व ह्यूमैनिटी। और अगर आप किसी के मुल्क में गए हैं तो वहां आप कंट्रीब्यूट करने जाएं, ना कि वहां पे वायलेंस और उनका लॉ अपने हाथ में ले। तो ये पहला मकसद होना चाहिए हमें, दैट वी शुड बी कंट्रीब्यूटर्स इन अ पॉजिटिव वे। हाँ जी सर। जी मैं सब ये बताइए कि एक तो जहाद ये करते हैं पूरी दुनिया के खिलाफ, और एक जहाद ये आपस में करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में ये जहाद कर रहे हैं, उनको फितनातुल खारिज कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों को मार रहे हैं, बलोचों को मार रहे हैं, और वो भी किसी को फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या इन्होंने टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है। और मुझे एक बलोच लीडर ने इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि असल में फितनातुल हिंदुस्तान तो कुछ नहीं है, ये खुद फितनातुल पाकिस्तान है। खैर, वो तो बलोच तो कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जहाद अपने ही मुसलमानों के खिलाफ लगा रहे हैं। अब देखिए ना, ईरानी जहाद कर रहे हैं अरबों के खिलाफ, और आइंदा आने वाले दिनों में अरब फिर जहाद करेंगे ईरानियों के खिलाफ। और कुर्द भी मुसलमान है, कुर्दों के खिलाफ चार मुस्लिम देश जो हैं, यानी कुर्द मुस्लिम्स के खिलाफ चार मुस्लिम देश एक लंबे समय से जहाद कर रहे हैं। उसमें इराक भी है, ईरान भी हाँ, है, इराक, टर्की भी है, सीरिया, सीरिया भी है। टर्की है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सीरिया में हमने जहाद के मंजर देखे। सीरिया में जो मुसलमान था, मुसलमान का ही गला काट रहा था। अच्छा, बिल्कुल इस पे बिल्कुल। ये कभी नहीं आते कि कभी कंडेमनेशन नहीं करते। अब देखिए ना, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि हमने अफगानिस्तान में जो 400 बंदे मारे हैं, ये हमने छितरोल किया उनकी। कैन यू इमेजिन? हमेशा किस तरह की घटिया लैंग्वेज ये बरतते हैं। अच्छा, अगर कोई नॉन मुस्लिम हो तब भी इनको शर्म करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो अपने ही मुसलमानों के खिलाफ जहाद अप्लाई करते रहते हैं सुबह शाम। तो सर, ये जो मैडनेस है, ये आपको जाती नजर आएगी। एक तो अभी आपने कहा कि अब गोरे बहुत रिएक्शनरी हो रहे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रहा है सर, वी कैन हैं। सी इट। वो जी, वो हमारे इवन कनाडा में अब वो एक अंदर ही अंदर चंगारी जो है ना, वो अब जल रही है। अब एक रिएक्शन बिल्ट हो रहा है। अभी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुआ, इट तो विल बैकफायर, इट विल इट विल बैक। बैकफायर वेरी बैडली। ठीक है ना जी। बहुत बुरे अभी तरीके से। कुछ कुछ महीने पहले वो क्या नाम है, बोंडाई बीच पे हाँ, जो जो फायरिंग टेररिस्टों हुआ। ने किया, हम्म। ठीक है ना जी, बाप बेटे ने जो किया, हाँ शर्मनाक जी। बात। अच्छा, अब इनका कोई 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 इनका बॉर्डर भी नहीं है कि कहां से ये जाते हैं। कोई ये इस्लामिस्ट उठता है और समझता है कि ये अल्लाह की कॉज को लेकर चल रहा है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा। अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, मौला कह लें, राम कह लें, मेरे लिए तो सारे इज्जत के काबिल है, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल ये इन्होंने कोई अपना ही एक वायलेंट सिलसिला बना लिया हुआ है। अगर ये अल्लाह पे बिलीव भी करते होते, जो इनका अल्लाह है, तो अफगानिस्तान में ये ना करते ना। ईरानी ये सब कुछ सऊदी अरब में, कुवैत में ये ना कर रहे होते। तो सर, ये जो अब वर्ल्ड वाइड मैडनेस है, इस दो एंगल हैं। ये अब कहां तक जाएगी, और भारत को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करना होगी? सर, देखें, ये जो विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ये जो टर्मोइल चल रहा है, मैं इसका एक ही सॉल्यूशन देख सकता हूं कि सऊदी अरब को आगे आना पड़ेगा। जो मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है, क्योंकि सऊदी अरब में ही मक्का मदीना है। तो देखें, यूएई और सऊदी अरब के बीच क्यों ईगो इश्यूज आ गए? क्योंकि यूएई चाहता है कि या तो उसे मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप में एक दर्जा मिले, क्योंकि वो प्रोग्रेस इतना कर चुके हैं, दे आर एट द एपिटोम ऑफ सक्सेस। तो वो ईगो एमबीएस और एमबीजेड के बीच बहुत ज्यादा खल गई। एंड देखिए, फिर शिया और सुन्नी का जो डिवाइड है, वो एक कॉन्शियस कॉल लेके सऊदी अरब को ही जीसीसी की मीटिंग करके ये ऐलान करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज बता दूं, अगर जीसीसी कंट्रीज
ग्राउंड ऑफेंसिव में हिस्सा लेंगी ईरान के खिलाफ, व्हाट यू हैव जस्ट मेंशन्ड, इट विल एक्सप्लोड वर्ल्ड ओवर। शिया और सुन्नी के बीच दुनिया के हर कोने में फर्क आ जाएगा और वो एक दूसरे की जान पे बात आ जाएगी। सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर जीसीसी टू टेक अ कॉल। मतलब सबसे मेच्योर कॉल तो ये होगी कि पीस अकॉर्ड हो इस पूरे इशू का। ईरान कॉम्पनसेशन के तौर पे इनको वापस ऑयल दे या कोई भी इंसेंटिव दे, डॉलर्स दे, जो डैमेजेस हुए हैं, ताकि ये खून खराबा आगे ना बढ़े। पर द प्रॉब्लम इज दैट इन्होंने इराक की लड़ाई का एग्जाम्पल लेते हुए सीखा कि इट इज नॉट वाइज टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री। क्योंकि सद्दाम हुसैन जिस दिन पकड़ा गया उस दिन बाथ पार्टी से लेके इनके जो भी रिपब्लिकन गार्ड थे, बाथ पार्टी के, सद्दाम हुसैन के, ये सारे या तो डिफेक्ट कर गए या तितर बितर कर गए या इराक छोड़ के भाग गए। क्योंकि यूनिटी नहीं रही, कमांड नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा, ऑर्डर्स कौन देगा, कोई क्लैरिटी नहीं रही, एवरीथिंग डिसॉल्व्ड। अब ये जो लारी जानी ने जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे, उन्होंने एक ऐसी डॉक्ट्रिन बनाई, द मोसैइक डॉक्ट्रिन, कि अगर आपके मेन लीडरशिप खत्म हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, इन्होंने ये हिजबुल्ला से भी लर्निंग ली कि जिस दिन नसरल्ला वाज टेकन आउट, आफ्टर नसरल्लाज डेथ जो इमीडिएट सक्सेसर था उसे भी 24 घंटे में खत्म कर दिया। सो दे हैव टेकन अ कॉन्शियस कॉल कि भाई लीडरशिप खत्म हो जाए तो जो 31 स्टेट्स हैं ईरान की, उसका जो आईआरजीसी का जो कमांडर होगा वो उसका मालिक होगा। एंड उसे मुज्तबा खोमेनी भी अगर उसे बोलेगा कि भाई स्टॉप द ऑफेंसिव, ही हैज द अथॉरिटी टू overlook that order and continue his loyalty towards Ayatollah Khomeini। तो इतना डेंजरस डॉक्ट्रिन है ये कि आप सोचो, आपने एक मुल्क को 31 लिबिया में बांट दिया, 31 इंडिपेंडेंट वॉरलॉर्ड्स। अफगानिस्तान क्यों कभी नहीं रिकवर कर सका? अफगानिस्तान में भी बाय डिफॉल्ट कबीलों के सरदार ही होते थे, वॉरलॉर्ड्स, कि जो जिस सबसे ज्यादा बंदा लाएगा वो उतना सीनियर मोस्ट माना जाएगा, उसकी इज्जत उतनी ज्यादा होगी। तो इधर भी वही हालत है कि जो आईआरजीसी के जो 31, ये तो मैं कहूंगा कि इनके ये कोर कमांड, ये डिव कमांडर हो गए कम से कम, डिव कमांडर और कोर कमांडर्स हर एक स्टेट के। कोर कमांडर इज मोर लाइक इट कि ये जो 31 कोर कमांडर है इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट फौज है। तो अमेरिका हैज नो चॉइस। अगर उसे इस लड़ाई का एक डिसाइसिव मोड चाहिए, उन्हें अपने बंदे ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे। पर देखिए सर, उनके पास बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। दे हैव आईज इन द स्काई, आईज इन द ग्राउंड, आईज इन द वाटर ऑल्सो। देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क इज impeccable. Imagine Israelis are using Afghan refugees in Iran for their Mossad operations। तो जितने भी इन्होंने स्मगल करवाए स्टारलिंक, वो यही पाकिस्तान बॉर्डर से तो आए हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि एक कॉन्शियस एंड डिसाइसिव कॉल लेना पड़ेगा जीसीसी को, ईरान के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करने वाले हैं तो जो आपने कहा है, इट विल कम इनटू इफेक्ट एंड फिर the West will become very harsh on even a innocent and a person who's got nothing to do with this conflict bear the brunt of white against the color of the skin। मतलब ब्राउन स्किन है, अब किसको क्या पता कि कौन कौन से मुल्क का है? वो तो बोलेगा एशियन है, चाइनीज है, कहते सारे दुश्मन है, इन्हें निकालो यहां से।
So reverse immigration will begin. People, in fact, मेरे 3-4 दोस्त तो कनाडा छोड़ के वापस आ भी गए हैं जब से जॉब लॉसेस. एंड आई हैव वन मोर फ्रेंड, ही वाज अ मैनेजर इन अ बैंक फॉर 4 years. उसको हटा दिया इन्होंने. And he called me. He said, Samar, I have only 3 months of reserve salary. After that, तो I said, what is your plan? कहते, nobody is giving me a white collar job anymore. कोई मैनेजरियल जॉब दे नहीं रहा है. बैंक लगा लो, कोई प्राइवेट फर्म लगा लो. तो मैंने कहा नाउ, कहते ही विल हैव टू बाय अ टैक्सी और डू ट्रकिंग टू सर्वाइव. तो इट इज अ वेरी ड्रास्टिक एंड अ वेरी प्रेशराइजिंग शिफ्ट फॉर एवरीबडी. एंड ये लड़ाई आज इंडिया में फील हुई है क्योंकि डीजल को 22 रुपए महंगा कर दिया सडनली. एंड आप फॉर अनफॉर्चुनेटली आई हैव 4 डीजल व्हीकल्स एट माय होम. तो मैं तो आई वाज जस्ट होल्डिंग माय हेड एंड सेइंग कि यार 22 रुपीस इंक्रीज्ड ऑन एवरी लीटर ऑफ डीजल. पेट्रोल सिर्फ दो रुपए का बढ़ा है. पेट्रोल का जंप नहीं किया. बट अगेन इफ यू इंक्रीज द प्राइसेस ऑन डीजल, जाहिर सी बात है कि डीजल इज द मेन स्टे फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर शिप्स ऑल्सो, फॉर ट्रकिंग ऑल्सो, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स ऑल ओवर. तो आप देखना अभी ये जो 22 रुपए है, ये पूरी इकोनॉमी में ऐसा इन्फ्लेशन शिफ्ट लाएगा. द प्रेशर विल बी फेल्ट बाय मेनी. बहुतों पे ये प्रेशर आने वाला है. बट आई होप इट इज शॉर्ट लिव्ड सर. पर ये लड़ाई लंबी चलेगी. एंड इजराइल एंड यूएस आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर, ऑल आउट वॉर टिल 22nd ऑफ टिल द एंड ऑफ दिस अप्रैल in 2026. उसके बाद सर दे विल स्टार्ट विद द ग्राउंड ऑफेंसिव. एंड देखिए सर, everybody is prepared for body bags and attrition. 180 लोग इजराइल में अकाउंटेड फॉर गवर्नमेंट फिगर हैव पास्ड अवे इन द ईरानियन मिसाइल अटैक्स. तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि कब तक करता रहेगा मिसाइल का इस्तेमाल, कब तक? देयर विल बी अ टाइम. जौनसी एयरपोर्ट की मैं आज फोटो देख रहा हूं ना ईरान में, कि वियतनाम ने एड भेज दी, इंडिया ने भी एड भेजी है, 3-4 और कंट्रीज हैं, अजरबैजान या कहीं से, कि उन्होंने भी एयरक्राफ्ट नहीं, उन्होंने ट्रक्स भेजे हैं. अजरबैजान ने सेंट ट्रक लोड्स ऑफ एड, जो कि लोग कह रहे हैं कि वो ट्रक लोड नहीं, वो ड्रोन्स है. तो जो भी उनका अनुमान लगा रहे हैं. तो देखिए ये सब आ तो रहा है, बट देयर विल बी अ टाइम जब यही एयरपोर्ट विल बी बॉम्ब्ड, these airports will be sealed, the entry and exit into and out of Iran will be sealed. तब कहां जाएंगे और करेंगे क्या? जी तो मैं सिर्फ इट इज. आखिर में, जी हाँ आखिर जी. में कंक्लूड करते हुए, बातचीत तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ज़ाहिर है आपके भी समय का हमें ख्याल रखना है. बातचीत को कंक्लूड करते हुए, ईरानी जनता जनरली लिबरल सेकुलर समझी जाती है. नॉट ऑल. नहीं नहीं सर नहीं है. मैं बिल्कुल आपकी इस पे लूंगा. बिल्कुल मैं आपसे एग्री भी कर रहा हूं. मैं थोड़ी सी अपने विचार देता हूं. मैं 92 में ईरान गया, 96 में ईरान गया. 92 में जब मैं ईरान गया तो हम पत्रकार के तौर पर थे, तो हम सबको लाइन में लगा दिया गया. तो इसी कंपाउंड में जहां आयतुल्लाह खामेनाई को मारा है, इसी कंपाउंड में हम सब ने हैंड शेक किया आयतुल्लाह खामेनाई को, उनका भाषण भी सुना. अच्छा, तो मैंने तब महसूस किया था, 79 में खमीनी आया था, तो 92 में आफ्टर 13 ईयर्स मैंने फील किया कि एक जनरेशन जहादी उनके यहाँ प्रिपेयर हो गई थी. अब 47 ईयर्स में 3-4 जनरेशन आ गई है. जो ईरानी हमारे कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं, वो तो बड़े लिबरल और सेकुलर्स हैं, लेकिन इवन इन ईरान, आई एम इन टच विद मैनी पीपल इन ईरान. आजकल उनसे बात नहीं हो रही बिकॉज उनका इंटरनेट बंद है. एक लिबरलिज्म है अभी भी. चलिए मैं रफली कह सकता हूँ 40-50% बेचारे आम जनता जो है. अब मैं ये कहता हूँ कि पोस्ट वॉर ईरान कैसा होगा. अभी तो ये ईरान की ये रजीम जो है, थर्ड दीवार है, चौथी दीवार है, ये इन्होंने बाइंड किया हुआ है सबको कि हम जंग लड़ रहे हैं. जब ये जंग रुकेगी तो जनता को रोटी चाहिए.
जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो सब जो खत्म। चीजें बर्बाद की जा रही हैं वो चाहिए होगी जनता ठीक है को। ना? तो फिर जो काम अमेरिका और इजराइल इनको गिराने में नहीं कर सके, रजीम को गिराने में, रजीम कोलैप्स है मगर गिरी नहीं है, वो काम फिर जनता करेगी जब वो भूखी नंगी होगी बेचारी जनता। ठीक है ना? तो सर आपने पीछे थोड़ा सा मुझे करेक्ट करने की भी कोशिश की, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि वो लिबरल और सारा है। तो वो जनता आपको कैसी दिखती है? और ये जंग क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या रशिया और चाइना इनकी जो मदद इनडायरेक्टली कर रहे हैं, रशिया इनकी इंटेलिजेंस इनको दे रहा है, तभी ये इतने प्रीसाइज अटैक्स कर रहे हैं। चाइना ने जो इनको मिसाइल और ड्रोन्स और हथियार दिए हुए हैं वो काम आ रहे हैं, वो अभी भी मदद चल रही है। तो ये फैक्टर्स आप इन सब को कैसे सम अप करेंगे ईरान की इस सिचुएशन में? पहली चीज तो सर, जो इरानियंस, जो लिबरल इरानियंस हुआ सेटल्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, यूएसए, I just want to ask them one thing, that they're very good at orating and the speeches that, freedom for Iran. Why don't they not pack their bags and go and fight this war voluntarily? Join the Kurds, join the Peshmerga people, है ना? As volunteers, go fight. Don't talk. The time for talk is over. The time for giving speeches is done. And then nobody is going to do that. कोई अपना कारोबार, घर, एक स्मूथ चलती हुई जिंदगियों को कोई नहीं छोड़ के जा रहा है। ये जितने भी लिबरल इरानियंस हैं, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर। वो प्रोटेस्ट और शोर शराबे में और टीवी के सामने और माइक हाथ में पकड़ लिया, दे गुड एट दैट, बट दे विल नॉट गो बैक टू ईरान। नंबर वन। नंबर टू सर, देखें, मैं जब छोटा था ना, आई यूज टू वॉच CNN, BBC। तो क्रिश्चियन अमनपुर करके जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम ईरान who raised her voice against the Ayatollah regime, and एक मुहिम चली थी ईरान में कि वो सिर्फ जर्नलिस्ट को ही एप्रीहेंड करके जेल जेल में डाल देते थे। तब आवाज दबाई जा रही थी। क्रिश्चियन अमनपुर हैज फेस्ड द प्रॉब्लम्स। तो 47 years ऑफ रेडिकलाइजेशन, तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई रातों रात किसी को रेड कारपेट वेलकम मिलने वाला है। नंबर एक। नंबर दो, there will be balkanization of Iran. Iran will be broken up into pieces. जिसमें कि I certainly feel Kurds will be given their part, and पेशमर्गा जो हैं, और जो टोटल 17 जो ट्राइब्स हैं वेस्टर्न ईरान वाली साइड, उनको उनकी जमीन दी जाएगी। उसके बाद जो कट्टर ईरानियन है, रेडिकल, उनको आई थिंक they will be shifted and given some certain place for their living and staying and sustainability। और फिर जो लिबरल हैं उनको अलग से अपनी जमीन दी जाएगी, who will have majority of the oil and refineries under their control। क्योंकि वो ही चीज अमेरिका को चाहिए इस लड़ाई के बाद। इट इज गॉट नो कंसर्न रिगार्डिंग कौन कहां पे जा रहा है, उसे तेल से मतलब है। और तेल का कंट्रोल अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री के ही पपेट के हाथ में रहेगा। अब जहां तक रेजा पहलवी की बात है, वो वेस्टर्न कल्चर का आदी हो चुका है। ही ड्रिंक्स अल्कोहल, है ना? ही एंड देन वीव सीन हिज वीडियोस इन डिस्क्स एंड सोशलाइजिंग एंड एंजॉयिंग लाइफ। तो वो टोटल वेस्टर्नाइज कल्चर है। अब इफ आई मीन पीपल आर स्टिल सेइंग कि रजा पहलवी आएगा ईरान में, आई सेड ही विल बी सराउंडेड बाय एवरी ईरानियन हु विल बी एंटी रजा पहलवी। उसके फादर को झेला, सवाक करके जो सिक्योरिटी सर्विस थी, सवाक, उसने हजारों के लोग मारे इन्होंने, ईरानियंस हु वर प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट द शाह ऑफ ईरान। अब उसके बेटे को क्यों झेलेंगे? दे विल नॉट लेट एनी वन सिंगल पर्सन कम इन एंड रूल। तो ऊपर से फिर एक और देयर इज अ बिग डिलेमा
कि आपने पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया, तो आप बात किससे करोगे? हु विल यू टॉक टू? सो ये एक बहाना था कि टॉप लीडरशिप को उड़ा दो, देन दे विल डू व्हाट दे लाइक। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूएस एंड इजराइल विल डू। एंड ये इजराइल मिडल ईस्ट कॉरिडोर का ही एक ब्लूप्रिंट प्लान है। एंड एक कतरी मिनिस्टर ने बोला है कि ये जीसीसी को इंस्टॉल करेंगे, इनको आगे करेंगे, जैसे कुवैत में किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ। हमला तो अमेरिका ने किया, पर ग्राउंड फोर्सेस में जॉर्डन, इजिप्ट, कुवैत, ये सारी फोर्सेस को कंबाइंड करके भेजा कि भाई यू गाइस टेक द फ्रंट लीड, आप कैमरा में आप आओ आगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो। और जीसीसी को ये लड़ाई पकड़वाएंगे, एंड इवेंचुअली इट विल बिकम अ फाइट विच विल बी शिया वर्सेस सुन्नी। एंड फिर अमेरिका विल लैंड अप सेलिंग इट्स बॉयज टॉयज, मतलब हथियार, टू द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, जीसीसी कंट्रीज, एंड ब्लैक मार्केट के थ्रू तो ये शियाओं को पकड़ा ही देंगे हथियार। अदरवाइज रशिया, चाइना आर फॉर एवर रेडी टू प्रोवाइड देम वेपन्स, तो हथियारों की कमी होने नहीं वाली इनके पास। जहां तक इंफॉर्मेशन और मदद का सवाल है सर, देखिए चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी एज टू हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट कौन से सेकंड पे कौन सी एयर स्ट्रिप पे टेक ऑफ कर रहा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ केपेबिलिटी दैट चाइना हैज, विच वी न्यू कि ये चाइना ही कर रहा है, बिकॉज वी कुड बैक ट्रैक एंड नो कि भाई ये चाइनीज सैटेलाइट्स आर ओवर आवर स्पेस। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि आईआरजीसी को जो भी विजुअल्स मिल रहे हैं, जो भी टारगेट डेजिग्नेशंस चल रहे हैं, चाइना लार्ज अमाउंट, सबसे फ्रंट रनर, लार्ज शेयर ऑफ हेल्प इज फ्रॉम चाइना। क्यों? क्योंकि 2019 में चाइना ने आई थिंक 45 बिलियन डॉलर्स की एक इनके साथ डील साइन की थी कि टिल 2045, 2045 तक they will help Iran set up its ports, will modernize its railway infrastructure, airport infrastructure, including military, and all the tri-forces, land, air and sea. कि 2045 तक, आई थिंक इट्स नॉट 45 बिलियन, इट मस्ट बी 400 बिलियन या कुछ, मतलब इट इज अ 3 फिगर डिजिट बिलियंस में, कि इनकी डील हुई थी कि चाइना विल हेल्प ईरान। तो आई थिंक चाइना विल डू एवरीथिंग, क्योंकि देखें ईरान को रोकना मतलब आपने चाइना का तेल का लार्ज चंक रोक दिया है। यू आर डिनाइंग चाइना दैट अपॉर्चुनिटी। रशिया के पास ऑयल है, इनफैक्ट इंडिया इज टेकिंग मैक्सिमम, अगेन वो ऑयल जो हम पहले ले रहे थे अब तो हम और भी डबल ले रहे हैं रशिया से, एंड एट अ डिसेंट रेट। मतलब वो पुराने डिस्काउंटेड रेट नहीं है, इनफैक्ट जैसे कि $2-3 महंगा हो गया है, बट स्टिल इट इज फीजिबल टू अस, इट इज हेल्पफुल टू अस। तो मैं वही बोल रहा हूं सर कि एंड ऊपर से अगर ईरानियंस को अपने खुद के दोस्तों की पड़ी होती, जैसे जो एशियन कंट्रीज वो डिपेंडेंट ऑन ईरानियन ऑयल, तो वो द फ्रंट रनर इज पीएम मोदी, कि एशियन कंट्रीज पीएम मोदी को ही गुहार लगाती कि भाई आप ही जाओ और उनसे एक बार बात कर लो कि ये लड़ाई रुक जाए। बट वही है कि ईरानियंस आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज लीडरशिप है ही नहीं। मोस्तफा खोमेनी का आई डोंट नो कि उसका जो ऑर्डर्स कितनी सीरियसली आईआरजीसी के ये जो 31 कमांडर्स कितनी सीरियसली ले रहे हैं, आई रियली डू नॉट हैव एनी क्लू सर। इट इज लाइक ऑन द एज वाली बात है। मोस्तफा खोमेनी इज ओनली गिविंग रिटन मैसेजेस, नो डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि वंस इट इज बैक ट्रैक्ड ही विल बी टेकन आउट। तो और कई लोग कह रहे हैं कि देर इज अ मतलब स्टेटमेंट दैट ही माइट बी इन रशिया गेटिंग ऑपरेटेड। तो आई डोंट फील दैट इज प्रैक्टिकल, बिकॉज इफ ही डज इट फिर तो मुद्दा ही मारा गया, दैट रेडिकलाइजेशन। तो आई सर्टनली फील दैट मुस्तफा खोमेनी इज प्रेजेंट इन ईरान, ही इज सीक्रेटिवली केप्ट एट अ वेरी सेफ प्लेस, एंड आई थिंक इट इज मैटर ऑफ टाइम कि ये स्टेटमेंट दें और बात करने की गुहार लगाएं। If Iran does not take a step forward, then trust me, sir, it will be pushed 20 steps backwards.
और फिर कोई रुकने नहीं वाला है। सब अपने अपने जो नुकसान है उसके जो मुआवजा है उसको लेने के चक्कर में फिर सभी झपटा मारेंगे ईरान पे और अपने अपना कॉम्पनसेट करेंगे बाय रादर स्टीलिंग द ऑयल। पर मैं एक और बात बोल दूं, ईरान इराक और कुवैत का हमने देखा था हाल। ऑल द ऑयल वेल्स वर पुट ऑन फायर। एक टर्मिनोलॉजी होती थी ऑयल स्पिल हो गया। दैट इज गोइंग टू हैपन हियर ऑल्सो। इफ द IRGC कमांडर्स और somebody feels कि वी आर ओवररन एंड इट इज ओवर, सबसे मेन चीज तेल है। सारे तेल की पाइपलाइन से लेके जितने ऑयल वेल्स हैं, रिजर्व्स हैं, ऑल विल बी पुट ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। IRGC ही इनको बर्बाद कर देगी। एंड दे हैव डर्टी बॉम्ब्स ऑल्सो। जो कह रहे हैं ना न्यूक्लियर, आई मीन यू नेवर नो, 460 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम कैन क्रिएट 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपको एक न्यूक्लियर टेस्ट करके ही डिक्लेयर करना है कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर। एंड ईरान हैज मेट मोस्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। उसने सभी अमेरिकन मिलिट्री एयरबेसेस तबाह कर दिए। द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन मिलिट्री इज नाउ स्कैटर्ड एंड इन डिसहैरे। उन्हें रीऑर्गेनाइज होना पड़ रहा है। जौन से होटलों की बिल्डिंग्स में ये रुके थे सिपाही, उसकी इंफॉर्मेशन तक IRGC के पास इंटेलिजेंस थी। सो यू कैन इमेजिन दैट। एंड सर देखिए, जब आप 45 साल से मोसाड जैसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो आई एम श्योर एक वो कॉम्पिटेंसी लेवल आ जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेर यू नो कि हु इज वेयर। तो लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी हियर, बट दिस विल बी अ फाइट टू द फिनिश। और ये कट्टर लड़ाई होगी। देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वॉक ओवर। एंड और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा ऑडियंस को, अगर अमेरिका ने 10 पाप किए भी हैं टू ओवरथ्रो रिजीम्स, एटलीस्ट ये वाला तो जस्टिफाइड है। दिस इन्वेजन एंड वॉर इज जस्टिफाइड। एंड मैं जाते हुए सर लास्ट में आपके ऑडियंस को एक लिस्ट सुनाना चाहूंगा, प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन द मिडल ईस्ट। मतलब जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा होते होते मैं एक ही चीज देखता था CNN और BBC में, इसराइल के चेक पॉइंट पे PLO का कोई बंदे या लेडी ने सुसाइड बॉम्बिंग कर दी, बस में सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, बस की हाईजैकिंग हो गई, स्कूल से आते हुए बच्चों की बस के अंदर कोई समबडी इज वेयरिंग अ बॉम्ब जैकेट, उसने अपना वो उधर कर दिया फिदाइन हमला। I grew up watching this on every second or third day. It was the headlines of Israel. Israel has lost more children in thousands, पता नहीं लाख से ऊपर हो गए होंगे, कंपेयर टू ये जो पहले दिन जो मीनाब मिनाब में जो मिसाइल गिरी है। एंड अगर IRGC इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द स्कूल प्रिंसिपल शुड बी वाइज इनफ टू शिफ्ट द स्कूल। वो IRGC कंपाउंड के साथ कॉमन वॉल है तो देर इज रूम फॉर एरर हो सकता है। इट कैन बी मिस्टेकन एज अ पार्ट ऑफ द IRGC कंपाउंड। क्योंकि आप स्कूल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बैरक्स की तरह ही बिल्डिंग्स होती हैं। फिर वहां पे प्ले ग्राउंड और स्पेसेस होती हैं, जैसे सोल्जर्स के बैरक्स और इवनिंग में ग्राउंड उनके होते हैं खेलने के लिए। तो इट कैन बी अ मिस्टेक। बट एनीवेज, अदर देन दैट सर मैं इतना ही बोलूंगा कि ईरान की बदौलत से जो आयतुल्ला खोमेनी ने इन लोगों को पनाह दी और पैसे दिए, सीरिया में जेनबियून ब्रिगेड और फतेमियून ब्रिगेड, पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती जो है अंसर अल्लाह, फिर बहरीन में इट वाज अ सरप्राइज टू मी कि बहरीन के अंदर अल अश्तर ब्रिगेड और सरैया अल मुख्तर, ये दो ग्रुप्स हैं जो बहरीन में प्रो शिया ऑपरेशंस करती हैं अगेंस्ट सुन्नीस एंड दी वेस्ट। और इराक इज अ हब, इराक इज अ हब ऑफ शिया मिलिशिया, जिसके अंदर आता है बदर ऑर्गेनाइजेशन, हरकत हिजबुल्ला नुजाबा, फिर असैद अहल अल हक, किताब सैयद अल शुहादा और किताब हिजबुल्ला। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ इराक में ही मौजूद है, द मैक्सिमम। तो पूरा मिडल ईस्ट
भरा पड़ा है विद दीज टेररिस्ट तंजीम्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से कि ये वॉर अनजस्टिफाइड कहां से हो गया? अनजस्टिफाइड कहां है ये बताओ। तो आई थिंक इन अ जी लॉन्ग रन सर ये फायदा ही होगा। इट शुड बी अ विक्टोरियस वॉर, एल्स इट शुड एटलीस्ट कर्टेल एंड ब्रेक द स्पाइन ऑफ टेररिज्म। एंड मैं एक और चीज बोल दूं जाते टाइम, तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पीछे जो ऐसी ये तो खैर हमारा इंडिया का है, पर जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, इट्स मेन मोटिव इज टू क्रिएट अ ICBM which reaches USA and hence it is a threat. तो पाकिस्तान शुड नाउ रीड बिटवीन दी लाइंस और उसे समझ जाना चाहिए कि अगला नंबर किसका आने वाला है। इंडिया की इज्जत तो बची हुई है बिकॉज वी फॉलो द नॉन अलाइड मूवमेंट। हम ना इसके साथ है ना उसके साथ है, वी आर न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट टू एवरीबडी। तो ये है सर हमारा अभी स्टांस और स्टेटस। हमें अमेरिका से भी काम है, हमें इजराइल से भी काम है, हमें ईरान से भी काम है। तो इंडिया कैन नॉट ओपनली कम एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एट ऑल। पर मैं इतना ही बोलूंगा कि दिस इज अ फाइट ऑफ द गुड ओवर इवल, और ये जस्ट फेयर एंड जस्ट है। इससे पहले जितने भी तख्ता पलट या जो भी अमेरिकन डीप स्टेट ने को हरकतें की हैं बांग्लादेश से लेके, बल्कि परसों इंडिया में भी एक CIA ऑपरेटिव, एक MI6 ऑपरेटिव और 6 यूक्रेनियन पकड़े गए हैं। सो इफ आई वांट आई कैन speak for one more hour regarding what US is trying to, what it tried doing in India, but it failed. So it started exploiting the Burma wala war and the ethnic diversity of our northeastern groups, और फिर वहां पे मैनिपुलेट करने लग गया कि इधर गदर कर दो। एंड मोहम्मद यूनुस is definitely a party to it, and he's definitely been briefed by the Americans and the CIA, and he has been tutored to give more emphasis on the seven sister states। वो तो इंडिया का भी नाम नहीं लेते थे। तो it is good riddance to bad rubbish, and I'm glad that Mohammed Yunus is out, and I think it is wise that the top leadership becomes wise and smart, और उन्हें पता होना चाहिए कि खुद के मुल्क का भला ही सबका भला है। किसी का नुकसान ना करो, पर अपने मुल्क का भला सोचो, और अपनी नॉन एलाइड मूवमेंट को ही वन शुड प्रेफर टू बी इंडिपेंडेंट, स्टैंड योर ओन ग्राउंड। थैंक यू जी सर। मेजर साहब, आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि हम तो घंटों घंटों बातें कर सकते हैं। बहुत आप डेप्थ रखते हैं इन चीज़ों पे, और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में आपका और समय चुराएं। और आज जो आपने बातें बताई वो जिसे कहना चाहिए कि हिला देने वाली बातें और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम सेंसिटिव टाइम्स में रह रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव टाइम्स में हैं, और जरा सी भी गलती कहीं से भी किसी स्टेक होल्डर की गलती, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजाब ला सकती है। आपका और हमारा काम हालात पे निगाह रखना है, समझना है, और अपने व्यूअर्स को वो इनलाइटनमेंट देनी है जो हमें एक लंबे समय से चीज़ों को वॉच करते रहने की वजह से आई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने समय दिया, और ज़रूर आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, और किसी दिन हम पंजाबी में भी ये बातचीत करेंगे। तुसी ते मैं दोवें पक्के पंजाबी हैं, ते असीं पंजाबी भी गलबात करांगे किसी दिन। ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद अस।